नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम पावर शेयरिंग चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने बेल्जियम की स्टडी करी थी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम श्रीलंका की स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि सब जानते हैं, श्रीलंका भारत के बिल्कुल साउथ में पड़ता है, जो कि हमारे एशियन कॉन्टिनेंट के मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के साउदर्न रीजन में पड़ता है, मतलब साउथ एशियन कंट्री है श्रीलंका। ठीक है, तो आपने देखा होगा श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल नीचे है साउथ में, जो कि इस तरीके का थोड़ा बहुत दिखता है। ठीक है, जहां पर हम आज श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ का एथनिक कंपोजिशन पढ़ते हैं कि यहाँ के जो जातीय समूह है उनकी जो बुनावट है कैसी है। तो बच्चों, यहाँ पर भी जो जातीय समूह है सिंपल से, यहाँ पर जो मेजोरिटी में है वो है सिन्हाला स्पीकर्स, मतलब सिंहली भाषी बोलने वाले लोग। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं? 74%। बच्चों, ये सिंहली भाषा सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मतलब इनका धर्म क्या है? बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर बच्चों, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे तमिल। तमिल 18% है श्रीलंका में। तमिल कितने हैं? 18%, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों है। ठीक है, अब ये तमिल जो आप जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो तमिल है वो तो भारत मूल के लोग हैं, वो वहां पर कैसे गए? तो बच्चों, कुछ लोग कुछ तमिल वहां पर शुरुआत से रहते आ रहे हैं, जिनको हम इंडिजीनियस तमिल्स बोलते हैं। और कुछ लोग कुछ तमिल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत से विस्थापित तमिल है, जो कि ब्रिटिश रूल के समय भारत से श्रीलंका एक स्लेव या फिर लेबर के रूप में भारत से श्रीलंका गए। फिर बच्चों, हमारा लास्ट जो बचा कुचा 7% जो है वो लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, बोथ स्पीकर्स, मतलब जो सिन्हाला भी लैंग्वेज भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। बच्चों, रिलीजियस बेसिस पे क्रिश्चियंस हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन है वो 74% सिन्हाला का है, 18% तमिल का और 7% उनका है जो दोनों लैंग्वेज तमिल और सिन्हाला बोलने वाले होते थे। अब बच्चों, इस एथनिक कंपोजिशन से, जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा था, वहां के एथनिक कंपोजिशन से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उस तरीके से श्रीलंका में भी वहां के एथनिक कंपोजिशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहले जो प्रॉब्लम बनी कि 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका की राजकीय भाषा सिन्हाला भाषा, मतलब सिंहली भाषा को बना दिया गया। बच्चों में से सिन्हाला को इंग्लिश में सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और हिंदी में उसको सिंहली बोलते हैं। जब मैं हिंदी में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा तो कभी कभी सिंहली बोल दूंगा, तो उसको मतलब समझना दो, मतलब दोनों को ही। तो क्या था कि 1956 में सिन्हाला को क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, मतलब सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा बना दिया गया। तो अभी इसका इंपैक्ट पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले भी प्रॉब्लम समझे कि प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब सिंहली भाषा को क्या बना दिया गया? राजकीय भाषा बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद गवर्नमेंट खुद फेवर करने लगी, मतलब गवर्नमेंट फेवर सपोर्ट करने लगी किसको? सिन्हाला स्पीकर्स को। किसमें? जॉब्स एंड एडमिशंस में। जॉब्स एंड एडमिशंस में जो गवर्नमेंट है किसको? सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को सपोर्ट कर रहे हैं। और सेम एज इट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है, मतलब वहां का जो संविधान श्रीलंका का बना आजादी के बाद, वो भी किसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसका रिलीजन था? सिन्हाला का। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि जो श्रीलंका जब आज़ाद हुआ, श्रीलंका की आज़ादी हुई 1948 में। आज़ाद होने के बाद जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो पॉलिसीज या फिर जो लॉज रखे, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को सपोर्ट करने के लिए थे। तमिल लोगों का इस पर क्या प्रभाव पड़ा कि सारी पॉलिसी और सारी जो गवर्नमेंट है वो सारा का सारा किसको सपोर्ट करे? सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास को। अब इसका प्रभाव तमिल पर किस आधार पर और किस तरीके से पड़ा, वो मैं आपको समझाता हूं। तो तमिल पर सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि मतलब जो भी पॉलिसीज थी, उन्होंने क्या करा? इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। अब मैं आपको बताता हूं फीलिंग ऑफ एलियनेशन का मतलब क्या होता है कि एलियनेशन, एलियन वर्ड सुना होगा आपने, उसी से एलियनेशन बनाइए। एलियन का मतलब होता है दूसरी दुनिया का, हम ये जानते हैं। अब एलियनेशन का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो वहां के लोगों की जो पॉलिसी थी, वो सारी की सारी किस पर मतलब वो सारी की सारी सिन्हाला लोगों को सपोर्ट कर रही थी। और वो सिन्हाला लोगों को सपोर्ट करने की वजह से जो तमिल लोग थे
वो एक तरीके से अपने आप को दूसरी दुनिया का मतलब अलग देश का या फिर दूसरी दुनिया का अपने आप को फील कर रहे थे। तो उसका मतलब क्या था कि जो पॉलिसी थी उन्होंने उनके अंदर कैसी अलगाव, एलियनेशन का मतलब होता है अलगाव, मतलब अलगाव की भावना पैदा की। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सपोर्ट करती है किसको, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को। वो पॉलिसीज भी कैसे बनाते हैं जिसमें सिर्फ सिन्हाला को ही सपोर्ट किया जाए। तो ऐसी पॉलिसीज बनाते थे जिसमें मतलब तमिल लोगों को ऐसा लगता था कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनके लैंग्वेज मतलब जो तमिल भाषा है और जो उनके कल्चर है उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर पढ़ा लैंग्वेज एंड कल्चर का। फिर जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, दे फेल्ट दैट मतलब तमिल फेल्ट दैट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देम राइट टू इक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसी के आधार पर वहां पर टेंशंस क्रिएट हुई और आगे चलकर जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या रिएक्ट किया। तो लास्ट पॉइंट क्या था कि तमिल्स को लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब एक देश में रहने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि भाई हमें राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार मिल ही नहीं रहा एक देश में रहने के बाद भी। अब वो इसलिए उनको ऐसा लगा कि सारे मतलब जॉब्स और एडमिशन में भी सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को सपोर्ट कर रहे थे। रिलीजन पे भी देखा जाए सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला के बुद्धिस्ट रिलीजन को ही बस वो सपोर्ट कर रहे थे। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उसमें भी जो गवर्नमेंट थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को सपोर्ट कर रहा था, जिसके तहत उनको सिंपल सा साफ दिखा कि जो तमिल्स है सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट है वो जो तमिल्स को क्या कर रही है, डिनाई कर रही है, मतलब मना कर रही है किसके लिए, राइट टू इक्वालिटी के लिए। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रूल्स एंड पॉलिसीज बनाए और रूल्स एंड पॉलिसीज ऐसे बनाए जिसमें उन्होंने तमिल्स को कभी भी कवर किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला या फिर बुद्धिज्म के लिए ही उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर पॉलिसीज बनाई। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि सरकार की और संविधान की कुछ नीतियों और कानूनों के चक्कर में श्रीलंका पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा। तो उस प्रभाव के चलते, उस इम्पैक्ट के चलते क्या हुआ कि तमिल लोगों का एक रिएक्शन आया, तमिल सोसाइटी का या तमिल एथनिक ग्रुप का एक रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किया कि दे लॉन्च्ड स्ट्राइक्स फॉर इक्वालिटी विद 2 डिमांड्स। तो उन्होंने अपनी 2 मांगों के साथ कुछ हड़तालें शुरू की समानता को लेकर, जिसपे पहली डिमांड उनकी थी तमिल विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, कि तमिल को भी राजकीय भाषा बनाया जाए श्रीलंका की। और दूसरा उनकी डिमांड थी ट्रीट देम इक्वल इन एडमिशंस एंड जॉब, कि उनको स्कूल और कॉलेज के दाखिलों तथा नौकरियों में क्या मिले, समानता प्राप्त हो जाए। ये उनकी दोनों डिमांड थी। अब क्या हुआ, ये दोनों जो डिमांड थी इनकी सरकार ने डिनाई कर दी। दोनों की दोनों डिमांड सरकार ने क्या कर दी, नजरअंदाज कर दी। देखो, देयर डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी वर डिनाइड। मतलब जो इनकी इक्वालिटी और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद का शासन। मतलब तमिल लोग जैसे चाहते थे कि उनकी कुछ भी नहीं चल रही है, जैसे मतलब हम देख रहे हैं कि तमिल लोगों को लगता था कि उनकी कोई भी मतलब खुद की कोई भी मतलब एक तरीके से शासन नीति या फिर कोई भी उनके लिए काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने 2 डिमांड की थी, एक तरीके से ये देखा जाए तो ऑटोनॉमी और इक्वालिटी। ये दोनों की दोनों डिमांड सरकार ने क्या कर दी, डिनाई कर दी, नजरअंदाज कर दी, मतलब मना कर दिया इन दोनों डिमांड्स को। फिर उन्होंने क्या करा, ठीक है आप अपने देश में हमें ये सारी चीजें नहीं दे सकते, तो आप हमें अपने देश का एक छोटा हिस्सा दे दीजिए जिसमें हम सेपरेट कंट्री बनाए। तो उन्होंने क्या करा, दे मतलब उसके बाद डिमांडेड फॉर सेपरेट कंट्री, जिसके लिए उनको या तो नॉर्दर्न पार्ट चाहिए था या ईस्टर्न पार्ट चाहिए था श्रीलंका का। अब इसको उन्होंने बोला तमिल इलम। इलम का मतलब तमिल भाषा के अंदर स्टेट होता है। फिर इस डिमांड को भी, सेपरेट कंट्री की तमिल इलम की डिमांड को भी सिनाला गवर्नमेंट या फिर श्रीलंका गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर। क्या हो गया, सिविल वॉर। बच्चों सिविल वॉर होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है, एक ही देश के जब 2 समूहों के बीच कोई युद्ध होता है तो हम उसको बोलते हैं सिविल वॉर, मतलब गृह युद्ध। अगर इंग्लिश में बात करें तो सिंपल सी, जब एक ही कंट्री की 2 कम्युनिटीज या फिर कोई भी 2 ग्रुप्स आपस में लड़े तो उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। अब सिविल वॉर हुआ जिसके अंदर
हजारों लोग मारे गए और कई सारे लोगों ने श्रीलंका से अपने घर छोड़ दिए। अब बच्चों, जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, ये सिविल वॉर ने काफी ज्यादा टेरिबल, मतलब एक खतरनाक सेटबैक सामने रखा श्रीलंका के अंदर, जहां पर उनकी सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ जो थी पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी। चलिए दोस्तों, श्रीलंका के टॉपिक के साथ इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, जिसके अंदर हम और भी चीज़ें पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। अभी तक हमने पावर शेयरिंग को हाथ भी नहीं लगाया है, हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 केस स्टडी पढ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे इन दोनों केस स्टडीज से। जब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।